उधर कराची समेत सिंध भर में सिंध पुलिस के S4 प्रोजेक्ट की कमांड हाईवे पुलिस को सौंप दी गई। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर तमाम तर ऑपरेशनल मामलात हाईवे पुलिस के हवाले कर दिए गए। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजीद जानते हैं मिराज अख्तर से। जी बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं सिंध पुलिस के S4 प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। ये प्रोजेक्ट जो है आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से और उनके अहकामात पर बनाया गया और इस प्रोजेक्ट ने बाकायदा काम भी शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में जो है वो कराची समेत पूरे सिंध भर के जितने टोल प्लाजास हैं वहाँ पर जो है वो कैमरे नस्ब किए गए हैं और इंतहाई जदीद किस्म के कैमरे नस्ब किए गए हैं। उनको जो है एक्साइज से भी उनका डेटा कनेक्टेड है, सेंट्रल पुलिस ऑफिस से भी उनका डेटा कनेक्टेड है और साथ साथ में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जो हसास मालूमात की जो तलाश डिवाइस है उससे भी उसका डेटा कनेक्टेड है, ताकि वो कैमरे चेहरा देखकर ये भी बता सकते हैं कि कौन सा शख्स कौन से जुर्म में मुलविस है और मफरूर है या नहीं है, और गाड़ी की नंबर प्लेट को भी क्लियर कर सकते हैं कि ये गाड़ी चोरी शुदा है, मसरूका है या क्लियर है। तो बहरहाल S4 प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ, उसके बाद हमने ये देखा कि उसकी जो है अफादियत आहिस्ता आहिस्ता उसके समरात नजर आना शुरू हुए। गुज़िश्ता रोज भी एक जो है हादसे में जिम्मेदार बस को पकड़ा गया पुलिस की जानिब से रानीपुर में, और अब ये S4 प्रोजेक्ट जो है ये हाईवे पुलिस के हैंड ओवर कर दिया गया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है गुलाम नबी मेमन साहब जो कि आईजी सिंध है उनकी जानिब से, और ये एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है, ऑर्डर जारी किया है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी हुई हैं। तो उसके मुताबिक, उस लेटर के मुताबिक S4 प्रोजेक्ट जो है उसके तमाम तर मामलात की जिम्मेदारी अब जो है वो हाईवे पुलिस पर होगी और DIG हाईवे पुलिस जो है वो इसको सुपरवाइज करेंगे, इनके तमाम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को, और इनके जो जो स्पॉट्स हैं, जो जो टोल प्लाजास पर कैमरे लगे हुए हैं और उनकी मेंटेनेंस के जो मामलात हैं और जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, तमाम तर मामलात को अब जो है वो DIG हाईवे पुलिस जो है वो इसको देखेंगे। और ये वो फैसला है जो जाते जाते आईजी सिंध ने बिल्कुल किया है, क्योंकि 31 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं और उससे पहले उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है, और ये भी इस लेटर में लिखा गया है कि ये फैसला अवामी मुफादात को मद्देनजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि हाईवे की जो पुलिस है उसका काम ही हाईवेज का है और मोटरवेज का है। तो इन पर लगे हुए और उनके टोल प्लाजास पर लगे हुए कैमरे जो हैं वो उन्हीं के जरिए जो है ज़्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, और इन कैमरों के लगने से और इस S4 जो प्रोजेक्ट है इसकी मदद से इस शहर से बाहर जाने वाली जो चोरी और छीनने वाली गाड़ियाँ की रोकथाम में भी जो है मदद मिलेगी पुलिस को, और इसके अलावा क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी में भी मदद मिलेगी। जी, मौसम सरमा के आगाज के साथ ही अंडों की कीमतें भी वाज़ेह हो गईं। फार्मी अंडे 320 रुपये दर्जन तक पहुंच चुके हैं, जबकि देसी अंडों की कीमत में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। कीमतों से मुतालिक तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा राबिल सदीद से, जो इस वक्त शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद है। जी राबिल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मौसम सरमा जारी है और मौसम सरमा में हम देखते हैं कि गर्म अशिया की मांग में इजाफा हो जाता है। अगर बात की जाए अंडों की, तो अंडे जो है वो सबसे ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं, बच्चे बड़े हर एक के लिए तवानाई बख्श ग़िज़ा है, और ऐसे में अंडों की मांग में जो इजाफा हो जाता है। अंडों के ऊपर हम तो बात देखते हैं कि गर्मियों में जो है वो कीमतें कम होती हैं, मगर जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो कीमतों में जो है वो इजाफा हो जाता है। इस वक्त भी हम शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पर अंडों की कीमतों के हवाले से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं। जी मुझे बताइएगा कि देसी अंडे और फार्मी अंडे की इस वक्त क्या कीमत चल रही है? फार्मी अंडे की कीमत तकरीबन 50-60 रुपये नीचे आई है। पहले महंगे थे, अभी काफ़ी नीचे आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 320 से लेकर 340 रुपये के दरमियान में वज़न के हिसाब से बिक रहा है। और जो देसी अंडा है उसमें कमी नहीं आई है, क्योंकि वो यहाँ का लोकल नहीं है, वो पेशावर से आ रहा है, तो वो तकरीबन 800 रुपये 750 रुपये दर्जन वो चल रहा है। लेकिन इस जो फार्मी अंडे हैं जो डेली की बुनियाद पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी कम हुआ है, 50 से 60 रुपये की कमी आई है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा गर्मियों में क्या रेट्स थे और अब क्या रेट्स हैं सर्दियों में? ये डिमांड एंड सप्लाई की ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के अंदर जो गर्मियों के अंदर इसकी डिमांड कम हो जाती है। और अंडे की गर्मियों में क्या प्राइस थी? गर्मियों के अंदर तकरीबन 200-250 रुपये दर्जन, 220 रुपये दर्जन। और अब सर्दियों में? अभी सर्दियों में 320 तक अभी पहुंची है और 380 से नीचे आई है। ठीक है, और देसी अंडे की क्या? देसी अंडा तकरीबन 350-400 के दरमियान में बिकता था, अभी 800 रुपये 750 रुपये बिक रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनका यही कहना है कि कीमतों में जो है वो इजाफा भी देखने में आया है। कि हम अगर देसी अंडों की बात की जाए तो देसी अंडे पहले 350 से 400 रुपये फी दर्जन में मिल जाते थे, लेकिन
लेकिन अब चूँकि सर्दियाँ में इजाफा हो रहा है तो कीमतों में भी जो है अंडों की इजाफा हो गया। देसी अंडे अब 8 दर्जन जो है वो फरोख्त हो रहे हैं। जी। दूसरी जानब चीनी के बाद दालों, चावल और मसाला जात की सरकारी कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं। अशिया खुर्दनोश की सरकारी कीमतों का नोटिफिकेशन जारी हो गया। शहाबुद्दीन मार्केट के सदर मोहम्मद असलम कहते हैं कीमतों का तयन दुकानदारों और ताजरों के मुनाफे और अखराजात को मद्देनजर रखकर करना चाहिए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, अशिया खुर्दनोश के हवाले से बात करें तो कमिश्नर कराची की जानिब से पहले चीनी की कीमतें जो है उसके नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके सरकारी नर्ख मुकर्रर किए। उसके बाद अब गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर कराची की जानिब से जो मुख्तलिफ जो अशिया खुर्दनोश में जो राशन में चीज़ें आती हैं, जिसमें दालें हो गई, चावल हो गए और मसाले हो गए, उनकी कीमतें जो है जारी की हैं और बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद असलम जो कि शहाबुद्दीन मार्केट के सदर, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे आप इस हवाले से। बात ये है कि साबिक़ा दौर में होता रहा है कि हमारा नफ़ा बहुत कम था और उसमें इजाफा नहीं किया गया। मैंने डिमांड की थी जो आइटम हमारा 100 रुपये पर किलो है उसके लिए कम से कम हमारे 8% और जो 100 से ऊपर है वो 10%। तो उस हिसाब से अगर एक दाल 200 रुपये किलो है तो उसमें होगा हमारा 20 रुपये किलो। होता ये हम लोग मानते नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हें नहीं मालूम कि हमारे कितने अखराजात हैं। एक थैली 10 किलो की मैं प्लास्टिक के और ये 30 रुपये की, यानी 3 रुपये किलो हो गए वो। अब इस तरह से और करें तो हिसाब लगाएं आप अजनास की कीमतों के हिसाब से जो दाल हम बेच रहे हैं उसमें हमारा 15% और चीनी में 8%। जी बिल्कुल, मोहम्मद असलम से हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि चीनी की कीमतों पे इनका मुनाफा जो है वो 8% होना चाहिए और उसके साथ साथ जो ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में तकरीबन जो मुनाफे की शरह जो है वो 15% होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और इस हवाले से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनका कहना है कि कमिश्नर कराची जो दुकानदारों के अखराजात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए और मुनाफे को मद्देनज़र रखते हुए कीमतों का तयन करें, इससे जो है वो कारोबारी जो तबका है उसको भी किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी नासरीन, कराची में फलों की सरकारी और बाजार की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क बरकरार है। फल फरोशों ने सरकारी निर्खों को हवा में उड़ा दिया। अंगूर सुंदर खानी की सरकारी कीमत 460 मुकर्रर, लेकिन 800 रुपये किलो फ़रोख्त। अमरूद 91 रुपये के बजाय 200 रुपये किलो बेचे जा रहे हैं। दीगर फल किन कीमतों पर फ़रोख्त हो रहे हैं जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। आज बिल्कुल शहर कायद में अगर हम बात करें फलों की सरकारी और बाजारी कीमतों की तो आज भी जो है उसमें वाज़ेह फ़र्क है और कमिश्नर कराची की जानिब से जो प्राइस लिस्ट दी गई है उसके मुताबिक फल फरोख्त नहीं हो रहे। अगर हम बात करें केले की तो केले की सरकारी कीमत जो है वो इस वक्त जो है वो 99 रुपये है। ये भी कहीं पर जो है वो 120 और कहीं पर जो है 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें सेब की तो सेब की सरकारी कीमत 284 रुपये है। ये भी 350 में फ़रोख्त हो रहा है। पपीते की बात करें तो पपीते की सरकारी कीमत 170 है। ये भी 250 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें अनार की तो कंधारी अनार की सरकारी कीमत 483 रुपये है। ये भी जो है वो 600 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। किन्नू की सरकारी कीमत 311 रुपये है, लेकिन ये भी जो है वो 350 से 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ खरबूजे की बात करें तो ये सरकारी कीमत 81 है, लेकिन इसके बावजूद ये 200 रुपये में मुख्तलिफ मार्केट्स में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अंगूर की बात करें तो अंगूर सुंदर खानी की जो सरकारी कीमत है वो 460 रुपये, लेकिन ये भी तकरीबन 800 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अमरूद की बात कर लें तो 91 के बजाय जो है 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अगर गंडेरी की बात करें तो गंडेरी की सरकारी कीमत जो है वो इस वक्त 115 रुपये है। ये भी 150 में फ़रोख्त किया जा रहा है। ग्रेप की अगर हम बात करें ग्रेप फ्रूट फी दाना 35 रुपये है। ये भी 50 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदार के मुताबिक मंडी से फल महंगा मिलता है, लिहाजा जब यहाँ बाजार में लाया जाता है तो अखराजात होते हैं, अखराजात भी होते हैं, लिहाजा फल जो है वो सस्ता नहीं बेचा जा सकता। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करेंगे। कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 2026 के लिए पोलिंग जारी। सहाफ़ी बिरादरी अपना हक राय दही इस्तेमाल रही है। अब तक 300 से ज़ायद सहाफ़ी वोट कास्ट कर चुके हैं। प्रेस क्लब इंतखाबात 2026 3 पैनल्स मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। कराची प्रेस क्लब में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, बताइएगा।
मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब में और हर साल की तरह कराची प्रेस क्लब जमहूरी रवायत का तसल्सल बरकरार रखते हुए हर साल जो है वो अपने इंतखाबात करवाता है और इस वक्त भी कराची प्रेस क्लब में खासी गहमा गहमी नज़र आ रही है और 3 पैनल्स इस वक्त मैदान के अंदर हैं। इसके अलावा उम्मीदवार भी कई आज़ाद उम्मीदवार भी इस वक्त जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सदारती उम्मीदवार के जो लोग हैं वो 4 लोग हैं, जिसमें शहरबानो हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस वक्त जो है वो कराची प्रेस क्लब में सदारती उम्मीदवार के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा फाजिल जमीली हैं, इम्तियाज़ खान फारान हैं और हाशमी साहब हैं। गुफ्तगू करते हैं उनसे तो क्या मकासद हैं साफ़ियों के हुकूक़ के लिए और साफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए क्या प्लान्स लेकर आई हैं, अगर ये जीत गई तो क्या कहेंगी शहरबानो साहिबा? बस मेरा ये है कि देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये प्रेस क्लब्स की तारीख़ में पहली मरतबा हो रहा है क्योंकि खातून जो है सदारती उम्मीदवार के तौर पर आ रही है। ख़वातीन को कलीदी ओहदों पर लाया ही नहीं जाता, पूरे मुल्क की यही सूरत हाल है। तो सबसे पहले तो मेरा खड़ा होना ही एक तरह से ये है कि सबसे पहले वुमेन एमेंसिपेशन के ख़वातीन को आप आगे लेकर आएँ, क्योंकि ख़वातीन जो है सहाफ़त के प्रोफेशन में भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि हमारा ये भी है कि प्रेस क्लब में काफ़ी अरसे से एक जमूर तारी था और ये था कि वो एक ही तरह के लोग आ रहे थे, तो लोगों की प्रेस क्लब से दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। प्रेस क्लब असल में सहारा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और हमें यही चाहिए है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाल करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ जाएँ। और इसके अलावा यहाँ पर हमारी कराची प्रेस में बहुत सारी जो चीज़ें हुई थी, मेंबरशिप नहीं खुलती है, वो भी हमारी मतलब एक है। फिर जो सहाफ़ी जो है बहुत तेज़ी के साथ आप ये देखें कि वो जा रहे हैं, मतलब उनको निकाला जा रहा है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि उनको जो है वो उनके लिए कोई ऐसा प्लान बनाया जाए ताकि जो सहाफ़ी जॉब से फारिग हो जाते हैं उनके लिए कुछ हो सके। इसके अलावा ये कि जो लोग हैं उनकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, उनकी सेफ्टी नहीं है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम करने का इरादा है, अल्लाह ताला पूरा करे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी प्रेस क्लब एज खानदारा मौजूद हैं और इस वक्त भी वो मैदान में हैं। गुफ्तगू करते हैं एज खानदारा साहब से। शायर भी हैं और साथियों की जद्दोजहद के लिए हर वक्त जो है वो प्रेस क्लब में मौजूद होते हैं। कोई भी किसी वक्त भी इनको फ़ोन करता है उसकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हाँ साहब, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे साथियों की जद्दोजहद के हवाले से और इस वक्त आप क्या माहौल देख रहे हैं? सहाफ़ी तो ऊपर से नीचे तक जद्दोजहद ही का नाम है। आज पाकिस्तान में शोबे सहाफ़त ही जद्दोजहद की अलामत है। सहाफ़ी रोज़ अपने हिसाब से निकलता है, इस मुआशरे की अच्छाई और बुराई का अहाता करता है, हाकिम वक्त को ये बताता है कि तुम ये अच्छा कर रहे हो और ये अच्छा नहीं कर रहे हो। इस सारी सूरत हाल से कतई नज़र उसमें कई मुश्किलात का निशाना होता है। कराची प्रेस क्लब जो है आज उसके इलेक्शन हो रहे हैं। 1958 से आज तक प्रेस क्लब के बाकायदा इलेक्शन हुए, हर साल हुए हैं, कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं छोड़ा गया है। एक बार सन 2007 में ये इलेक्शन 10 दिन के लिए मौखर हुए थे क्योंकि जिस दिन इलेक्शन थे उसी दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई थी। तो हालात नाकाबिल बयान थे, नाकाबिल अंदाज़ा थे, इसलिए इलेक्शन मुलतवी हो गए। अगरचे आज भी वही 27 दिसंबर है। जो कामयाब होगा कोई हलफ नहीं उठाता, जो कामयाब होता है वो आगे की सीटों पर आकर बैठेगा और जो नाकाम होने वाले हैं वो ऑडियंस में बैठेंगे। और कामयाब होने वाले जिसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो पूरा साल प्रेस क्लब का निज़ाम चलाएंगे। हमारे यहाँ ना फार्म 45 और ना फार्म 47, कोई शक नहीं है, ना हम हलफ उठाते हैं। हम अगर कोई आइडियल जमहूरियत, कोई आइडियल इलेक्शन देखना चाहे तो प्रेस क्लब आए और देखे ये हमारे पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग, ये सहाफ़ी किस तरह इलेक्शन में जाते हैं, इलेक्शन में अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं और कोई मुतहारिब आवाज़ कहीं से नहीं उठती। ये थे साबिक सेक्रेटरी प्रेस क्लब एज खानदारा जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। हम दीगर भी लोगों से गुफ्तगू करेंगे और इस वक्त जो प्रेस क्लब सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं सीनियर सहाफ़ी असलम खान से गुफ्तगू करेंगे कि वो इस मौके पर क्या कहेंगे और क्या अहदाफ है जो सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल हैं मुस्तकबिल में उनको हल करने की जो कोशिश करेंगे। असलम खान साहब, बहुत शुक्रिया। क्या अहदाफ आपके हैं कि आप जीत कर जो है वो सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए
आपने कुछ जहन में कुछ चीज़ें प्लान की होंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हम बात करें तो डेमोक्रेट 17 साल से यहाँ पर कराची प्रेस क्लब में, और यहाँ पर आपने इन 17 सालों में तरक्की का सफ़र ज़रूर देखा होगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान का जो पहला डिजिटल स्टूडियो किसी प्रेस क्लब में बना तो वो कराची प्रेस क्लब में था, और वो डेमोक्रेट्स ने बनाया। उसको मज़ीद अपग्रेड करने की ज़रूरत भी है और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि सहाफ़ियों के जो रिहायशी प्लॉट्स हैं, हमारे 1800 मेंबर हैं और तमाम के तमाम मेंबर्स को इस वक्त प्लॉट्स जो हैं वो उनके लिए मिल चुके हैं। 1300 तकरीबन जो 1100 मेंबर्स उनको पहले मिल चुके थे, 700 का अभी अनाउंस सिंध गवर्नमेंट ने किया है और उनके लिए भी बैलेटिंग हो जाएगी। तो हमारे जितने मेंबर्स हैं उन सब के पास हम ये कहेंगे कि प्लॉट्स जो हैं वो डेमोक्रेट्स ने भी दिलाने में एक बड़ा किरदार अदा किया है। मज़ीद जो उनकी जो रिहायशी स्कीम जहाँ पर है वहाँ पर तरक्याती कामों का में तेज़ी लेके आना, हम कोशिश करेंगे जो हेल्थ के बड़े मसाइल हैं अरकान के साथ, हम यहाँ पर मेडिकल कैंप हर साल लगते रहते हैं मुख्तलिफ महीनों में, लेकिन कोशिश होगी कि कोई हेल्थ कार्ड का कोई इजरा किया जा सके, इसके लिए हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो मेंबरान के बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए, इस मेंबरान के लिए तो हम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ कोर्सेज लेके आते हैं ताकि उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाए, लेकिन उनके बच्चों के लिए कोई इस तरह का इंतजाम हो उसके लिए हम कोशिश करेंगे। ये थे सेक्रेटरी के उम्मीदवार असलम खान जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आज कराची प्रेस क्लब की इलेक्शन है और इसका सुबह 9 बजे से इस पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर प्रेस क्लब और इस वक्त भी सदारती उम्मीदवार हैं। लोग इन्हें जनाब सदर कहकर पुकारते हैं। इम्तियाज़ खान फरहान नाम इनका नाम है। इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, शायर भी हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं और तमाम जो सहाफ़ी बरादरी यहाँ पर जब प्रेस क्लब इनकी आमद होती है तो इनको जनाब सदर कहकर पुकारा जाता है। इम्तियाज़ खान फरहान साहब बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे जो आपने प्यार का इज़हार किया है यही है। मैं तो आज के दिन को हमेशा इत्तेहाद, शाइस्तगी, रवादारी, यकजहती का दिन कहता हूँ, क्योंकि देखो सारे के सारे एक साथ खड़े हुए हैं, एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, सिर्फ वैसे मुखालिफ नहीं है और बाकी बात भी होती है सब। मैं तो कहता हूँ ये हमारे सियासी जमातों में भी अल्लाह करे रिवायत हो जाए। ठीक, ये थे इम्तियाज़ खान फरहान साहब जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। 1369 जो सहाफ़ी हैं आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का सिलसिला जारी है जो शाम 5:30 बजे तक जारी हो जाएगा। उसके बाद गिनती का अमल होगा। जीत का सहरा किसका सर चढ़ता है ये गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद ही मालूम किया जाएगा। जी ठीक है खुर्शीद रहमानी, आपका शुक्रिया। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान का तीसरा रोज़ उर्दू गज़ल और उर्दू नावल पर खुसूसी सेशंस का इनेकाद। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर मुशायरा भी मुनाकिद किया जाएगा। 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में सकाफ़ती सरगर्मियाँ जारी हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, 4 रोज़ा 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान का जो है आज तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ के अंदर जो है 15 से ज़ायद सेशन मुनक़िद किए जाएंगे। इल्मी और अदबी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफरादों का यहाँ पर जो है एक मजमा जमा है, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ सेशन मुनक़िद किए जा रहे हैं और आज मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है तो उनकी याद में भी मुशायरा मुनक़िद किया जाएगा। इसके अलावा कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए मिशाल मलिक का भी एक सेशन मुनक़िद किया जाएगा, जिसके बाद तालीमी और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी सेशन होगा और जो आज का दिन है तीसरे रोज़ का जो इख्तिताम होगा वो होगा मुशायरे से। तो यहाँ पे मुशायरे भी मुनक़िद किए जाएंगे, सेशन भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। जो यूथ है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उसके अलावा जो कुतुब बनी के शौकीन अफराद हैं, क्योंकि बुक्स की स्टॉल लगे हुए हैं, तो वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और जो मंदूबीन हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ अफसाना निगार इफ़त नवेद मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगी। आप मुझे बताएगा कि 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 18 साल से कराची आर्ट्स काउंसिल के अंदर इसका इनेकाद किया जा रहा है, तो आप क्या समझती हैं कि ये कितनी बेनिफिशियल है, स्पेशली यूथ के लिए? अगर हम जेंसी की बात करें तो उनके लिए ये कितनी ज़रूरी है? जेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ तदरीस से भी है, तो मैं देखती हूँ कि तलबा मोबाइल में स्क्रीन पर होते हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि वो लाइव आकर देखते हैं, अपने सामने मुसव्विरों को देखते हैं, अदाकारों को देखते हैं, मुशायरों को देखते हैं, अदीब और इतने बेशुमार मौज़ूआत हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के हॉल में जाते हैं और जब वो लोगों से ना सिर्फ मुलाकात करते हैं लेकिन वो देखते हैं और सुनते हैं कि क्या गुफ्तगू हो रही है, तो वो ख़ुद भी इस जानिब मुतहर्रिक होते हैं फ़न की तरफ, लिखने की तरफ। तो ये यूथ के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। यूथ के लिए तो फ़ायदेमंद है। जैसे कि आप अफसाना निगार हैं तो अपने बारे में भी कुछ बताएगा कि आपने जो है कितने अफसाने लिख दिए हैं, कौन सी किताब आपकी शाया हो चुकी है और कौन सी किताब आपकी पब्लिश होने वाली है? मेरी एक कॉलम पर मबनी किताब
तमाशाए रोज़ो शब शाया होने वाली है, और एक किताब अफसानों की रद्दी आ चुकी है, और एक मेरी खुदनविश दीप जलते रहे, और मेरी एक किताब जो तदरीस से वाबस्ता है ओ लेवल्स की किताब ऐवान उर्दू वो भी पब्लिश हो चुकी है। जैसे कि आपने कहा बिल्कुल जेंसी के हवाले से कि जेंसी के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ सेशन होते हैं तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं, किसी न किसी ऑडिटोरियम के अंदर वो जाकर बैठ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उन लोगों के जो कि बिल्कुल मोबाइल और गैजेट्स के अंदर लगे रहते हैं, जिनको किताबों का कोई शौक़ नहीं होता, जिनको रीडिंग का कोई शौक़ नहीं होता, उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि रीडिंग और जो किताबें पढ़ने का, तारीख़ पढ़ने की जो है वो कितनी ज़रूरी है? वैसे तो स्टूडेंट्स अब क्योंकि स्मार्टफोन के थ्रू वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब सब कुछ ही लैपटॉप पर आ गया है, तो पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, और आज की नस्ल बहुत अच्छी है और सच्ची है, एनर्जेटिक है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो पिछली नस्ल से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके लिए उनको मौक़े मिले। और आर्ट्स काउंसिल में समझती हूँ कि यहाँ पर कामयाब लोगों को वो देखकर उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो यूथ के लिए यहाँ पर एक तरह से ये संगे मील है जो अहमद शाह साहब ने अपनी कोशिशों से किया है। अहमद शाह साहब ने अपनी कोशिशों से किया, जैसे कि आपने कहा कि आर्ट्स काउंसिल के अंदर जब भी इस तरीके कोई इवेंट होता है, जो पुराने दोस्त होते हैं, कलीग्स होते हैं, उनको भी गेट टुगेदर करने का, उनको भी मिलने का मौका मिल जाता है। दूसरी जानिब जैसे आपने देखा कुछ दिन कबल ही जो है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल था, जो कि बहुत कामयाब हुआ। 40 से ज़ायद ममालिक ने यहाँ पे शिरकत की, जिसमें सिंगर, आर्टिस्ट, थिएटर, पता नहीं क्या कुछ यहाँ पर नहीं हुआ, तो वो भी एक कामयाब तरीन रहा। उसके फौरी बाद ही आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद कर दी गई है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? ये जो पिछले दिनों वर्ल्ड कल्चर हुआ और पूरी दुनिया से लोग आए थे, तो मैं समझती हूँ इस वक्त कराची आर्ट्स काउंसिल सब के लिए एक तरह से एक मिसाल है कि इदारा हो तो ऐसा हो। और पाकिस्तान का इससे बहुत सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान कराची आर्ट्स काउंसिल सिर्फ एक इदारा नहीं है, बल्कि ये मैं समझती हूँ कि एक सिफारती एक इदारा बन चुका है, जिसकी वजह से सारी दुनिया में पाकिस्तान का बहुत अच्छा नाम हो रहा है। बिल्कुल, इफ़त निगार हमारे साथ मौजूद थी, जो बता रही थी, जिनका कहना था, जिन्होंने यूथ के बारे में अपने कमेंट्स दिए कि यूथ के लिए इस तरीके के जो इवेंट्स हैं वो कितने बेनिफिशियल हैं। जी ठीक है अक्सर शेख, आपका शुक्रिया। 4 रोज़ा 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 जश्न पाकिस्तान का तीसरा रोज़ आज उर्दू अदब और सकाफ़तों पर सेशंस का इनेकाद किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान का तीसरा रोज़ है, जहां पर उर्दू अदब के हवाले से मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद किया गया है, और हम देखते हैं कि यहां पर जो है वो बड़ी तादाद में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। सुबह का वक्त है लेकिन फिर भी लोग यहां पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ खातून मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताएगा क्या समझते हैं इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कितना ज़रूरी होता है कि हम अदब के हवाले से बात करें? देखिए, अदब के हवाले से और कल्चर के हवाले से भी बहुत ज़रूरी होता है कि शहर में मुख्तलिफ़ जगह पे तकरीबात होती रहें, और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस तो इस लिहाज से बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें आपके सारे शायर, राइटर्स बाहर से, पाकिस्तान से, सब जगह से आते हैं। लोगों को, आम लोगों को उनका उनके ख़यालात जानने का मौका मिलता है। पढ़ी लिखी बातें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारे मुल्क में, दिमाग खोलने के लिए भी और अपनी उसके लिए, नॉलेज के लिए भी। अच्छा, कौन सा सेशन था यहाँ पर, कौन से मौजूद गुफ्तगू है जिसने राग़िब किया आपको कि आप यहाँ पर आज खुद चल कर आई हैं? नहीं, सारे, मैं फैक्ट कि ये उर्दू कॉन्फ्रेंस में बहुत लिटरेचर के ऊपर भी बातें होती हैं, और उर्दू हो और अंग्रेज़ी हो और रीजनल हो, तो मैं तो हर साल आती हूँ, और जो फिर सेशन होता है उसको देखती हूँ। मैं तो आज अभी पहली दफ़ा आई हूँ, तो अब ज़रा देखूँगी। नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहिए? नौजवानों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि कुछ भी आप कोशिश करें कि पढ़ें। पढ़ने से क्या होता है बेटा, कि पढ़ने से आपका दिमाग, जब आप लफ्ज़ पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपका दिमाग उसकी तस्वीर बना रहा होता है, उससे दिमाग की वुसअत में इजाफ़ा होता है। तो आप कुछ भी पढ़िए, मतलब ये कि ढंग की चीज़ें पढ़ो, हाँ, बेहूदगी मत पढ़िए, मगर कुछ भी पढ़िए ढंग की चीज़ों में, तो आपका दिमाग डेफिनेटली बढ़ेगा। हाँ, तो
तो देखा आपने, इनका यही कहना था, नौजवानों को पैगाम देते हुए कहा कि पढ़िए, अदब से दिलचस्पी रखिए। उनका ये भी कहना था कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर उर्दू अदब पर गुफ्तगू होती है, जहाँ पे सकाफ़तों का ज़िक्र होता है, मुख्तलिफ़ मंदूबीन यहाँ पर शिरकत करते हैं, अपना इजहार ख़याल करते हैं, तो जिससे ये मुफीद होता है हमारे माशरे में, ख़ासकर उर्दू कॉन्फ्रेंस होना, जहाँ पर सोशल मीडिया का दौर है। ऐसे दौर में जहाँ पर फ़िज़िकली ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद हो रहा है और हम देख रहे हैं कि नौजवानों की बड़ी तादाद इसमें शिरकत कर रही है। जी, अपडेट करेंगे कारोबारी मैदान से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हफ्ते भर फाल, सरमायाकार सरगर्म। 100 इंडेक्स में 996 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,72,400 की बुलंद सतह पर बंद। हफ्ते में 100 इंडेक्स की बुलंद सतह 1,72,583 रही। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान की तारीख में 135 अरब रुपए की जो सबसे बड़ी पीआई की निचकारी पर सरमायाकार सरगर्म नजर आए हैं और कामयाब निचकारी के मुस्बत असरात देखे गए हैं। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 996 पॉइंट का इजाफा हुआ। इंडेक्स पहली बार 1,72,400 की नई बुलंद तरीन सतह पे बंद हुआ है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह जो कारोबार के दौरान रही वो 1,72,583 रही और कम तरीन सतह 1,70,641 रही है। एक हफ्ते में मार्केट में 126 अरब रुपए मालियत के 2,94 करोड़ शेयर का कारोबार किया गया है और शेयर की कीमत बढ़ने पर एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 अरब रुपए बढ़कर 19,464 अरब रुपए की सतह पे पहुंच गई है। स्टॉक मार्केट की राय है कि जो पीआईए की जो सबसे बड़ी निचकारी हुई है 135 अरब रुपए की, इससे सरमायाकारी के दरवाजे खुल गए हैं। ठीक है अशरफ खान, आपका शुक्रिया। उधर कोरंगी वीटा चुरंगी पर सीवरेज का पानी जमा होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि ताफून और मच्छरों की भरमार के बायस बीमारियों के फैलने का खदशा बढ़ गया है। आगाह करेंगी दुआ शकील पराचा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके कोरंगी में वीटा चौरंगी जाने वाली सड़क पर मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे अकब में अगर मेरे कैमरामैन अमजद दिखा सकें तो किस कदर ख़राब सूरत हाल है इस सड़क की। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की जो मेन सड़क है ये, और कितने अरसे से ना जाने यहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी जमा है। एक तो सड़क भी टूटी हुई है, खड्डे वगैरह घड़े वगैरह है, ऊपर से ये गंदा पानी यहाँ पे जमा हो के जो है गंदगी का यहाँ पे एहसास दिला रहा है और बहुत ही बदबू भी आ रही है इस इलाके में। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ के जो है रिहायशी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, मुझे बताएगा कि कब से यहाँ पे पानी जमा है, काफ़ी शहरियों को मुश्किलात भी आ रही हैं। ये अरसा दराज से इधर है, इसकी निकासी नहीं है। अगर बारिश वगैरह कोई भी मसला पानी खड़ा हो जाता है, वो सालों साल लगा लें या 2-4 माह, उनका कोई हाल नहीं है। ना कोई गवर्नमेंट एक्शन ले रही है इसका, ना कोई इधर बंदा कोई ऐसा है कि जो इसमें मतलब पानी की निकासी के लिए कोई मामला था कर, क्योंकि ये सारा फैक्ट्री एरिया, इंडस्ट्री एरिया है, लेबर आती जाती, कपड़ों का मसला है, ठीक है, बाइक का मसला है, ठीक है, हमारे पास सामान भी है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनका यही कहना था कि काफ़ी अरसे से ये यहाँ के जो है वो मसले मसाइल हैं। मसले मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये उन मसलों में से बहुत बड़ा एक मसला है जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है गुजरने में, चाहे वो गाड़ी पर हो, पैदल सवार हो, जो भी हो, बहुत ज़्यादा मुश्किलात यहाँ पे हो रही हैं गुजरने वाली। ये मेन इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है और यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल नाकाबिले जो है वो इनका ये भी कहना था कि यहाँ पे निकासी आग का जो है काफ़ी ज़्यादा मसला देखा जा रहा है, जिसको जल्द से जल्द हल हो जाना चाहिए। जी।